विवेचना में आज पड़ताल 1947 से अब तक सरकार और सेना के संबंधों। अभी भी ये सवाल अक्सर पूछा जाता है कि एक विकासशील देश कैसे ऐसी सेना का निर्माण करे जिससे लोकतंत्र को कोई खतरा ना हो। क्या असैनिक सरकार सेना पर नियंत्रण रखते हुए उसकी प्रभावशीलता को उच्चतम स्तर तक पहुंचा सकती है? इसको भारतीय लोकतंत्र की एक सफलता माना जाएगा कि 10 लाख से भी अधिक बड़ी सेना होने, कई युद्धों में भाग लेने और कई आंतरिक मोर्चों पर इस्तेमाल किए जाने के बावजूद सेना ने जाहिरी तौर पर कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा दिखाने से परहेज किया है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सरकार और सेना के संबंध हमेशा सौहार्दपूर्ण रहे। जवाहरलाल नेहरू ने करियप्पा को पहला भारतीय सेना प्रमुख नियुक्त किया, लेकिन करियप्पा नेहरू की पहली पसंद नहीं थे। ऐसे विवरण मिलते हैं कि पहले उन्होंने नथू सिंह और फिर राजेंद्र सिंह जी को इस पद की पेशकश की थी, लेकिन दोनों ने यह कहते हुए इस पद को अस्वीकार कर दिया था कि वो करियप्पा से जूनियर थे। आजादी के बाद सेनाध्यक्ष के कार्यकाल पर बनाई गई नीति से नेहरू के लिए कई समस्याएं उठ खड़ी हुई थी। पहले सेनाध्यक्ष का कार्यकाल 4 वर्ष रखा गया, जिसे घटाकर बाद में 3 वर्ष कर दिया गया। नतीजा यह हुआ कि कई सेना प्रमुख बहुत कम आयु में रिटायर हो गए। नथू सिंह 51, करियप्पा 53 और थोरट और थिमैया सिर्फ 55 साल की उम्र में रिटायर कर दिए गए। स्टीवन विल्किंसन अपनी किताब आर्मी एंड द नेशन में लिखते हैं, ऐसा इसलिए किया गया कि नेहरू को डर था कि अपने पद पर अधिक दिनों तक रहने वाले सेनाध्यक्ष कहीं अपने आप को अधिक निश्चिंत न समझने लगे और उनमें राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं न विकसित हो जाए। एक और पूर्व मेजर जनरल वीके सिंह ने भी अपनी किताब लीडरशिप इन इंडियन आर्मी में लिखा है, यह फैसला दुर्भाग्यपूर्ण था क्योंकि इसने सेना के चोटी के नेतृत्व को उस उम्र में उनके पद से हटा दिया जब उनमें देश को देने के लिए बहुत कुछ बाकी था और नेहरू को उनके अनुभव से फायदा मिल सकता था। दिलचस्प बात यह थी कि यह नियम न तो नौकरशाही पर लागू हुआ और न ही वायुसेना या नौसेना पर। इसके बावजूद करियप्पा और नथू सिंह ने राजनीति में आकर चुनाव लड़ने की कोशिश की, लेकिन दोनों ही चुनाव में पराजित हुए। नेहरू ने अपना बहुत समय वैश्विक मामलों पर दिया और घरेलू मामलों पर उनका ध्यान कम गया। इसकी तुलना में चीन के नेता माओ से तुंग ने अपने देश के बाहर 1 या 2 बार ही कदम रखा और विदेशी मामलों की पूरी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री चू एन लाई को दे दी। 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद दुनिया में चीन की कूटनीतिक साख बढ़ी, जबकि विदेशी मामलों को तरजीह देने वाले नेहरू की साख कम हुई। स्टीवन विल्किंसन अपनी किताब आर्मी एंड द नेशन में लिखते हैं, नेहरू के नेतृत्व में एक और कमी थी, उन्होंने अपने सलाहकारों को ढंग से नहीं चुना। उनके सबसे नजदीकी सलाहकार थे कृष्ण मेनन, जनरल थापर और बीजी कौल, जो देश की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। नेहरू ने इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख बीएन मलिक पर भी कुछ ज्यादा ही विश्वास किया। शायद इसकी वजह यह थी कि सेना पर असैनिक नियंत्रण को वो मजबूत करना चाहते थे। नतीजा ये रहा कि भारतीय सेना चीन के साथ लड़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं थी। उसके पास उपयुक्त खुफिया जानकारी का अभाव था और वो इसके लिए पूरी तरह से मलिक के आकलन पर निर्भर थी। लाल बहादुर शास्त्री के शासनकाल में 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। इस लड़ाई में पाकिस्तान के हमले पर
तत्कालीन सेनाध्यक्ष जनरल चौधरी ने व्यास नदी से बड़ी संख्या में भारतीय सैनिक पीछे बुलाने का आदेश दिया था। लड़ाई खत्म होने के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने जनरल चौधरी से पूछा था कि क्या लड़ाई जारी रखने से भारत को फायदा होगा। उस समय रक्षा मंत्री यशवंतराव चौहान के सचिव और बाद में भारत के गृह सचिव बने आर.डी. प्रधान अपनी किताब 1965 वॉर द इनसाइड स्टोरी में लिखते हैं, जनरल चौधरी ने अपने मातहतों से सलाह मशवरा किए बगैर प्रधानमंत्री को गलत सलाह दी कि भारत के हथियारों का भंडार कम होता जा रहा है और उसके कई टैंक बर्बाद हो गए हैं, जबकि स्थिति इसके ठीक उलट थी। पाकिस्तान का नुकसान भारत से कहीं ज्यादा हुआ था। चौधरी की सलाह मानते हुए भारत ने पाकिस्तान द्वारा प्रस्तावित युद्ध विराम स्वीकार कर लिया था। कुछ रक्षा समीक्षकों ने इसे 1965 की लड़ाई की सबसे बड़ी गलती बताया था। इस लड़ाई में कई बार भारतीय वायुसेना ने अपने ही सैनिकों पर बम गिराए थे और दोस्ताना गोलाबारी के भी कई उदाहरण देखने को मिले थे। अनित मुखर्जी अपनी किताब द एब्सेंट डायलॉग में बताते हैं, अंतर सेना विवादों को सुलझाने में तत्कालीन सरकार ने न तो कोई दिलचस्पी दिखाई और न ही सेनाओं को सामंजस्य के साथ काम करने के लिए बाध्य किया। अरसान तारापोर ने 1965, 1971 और भारत के श्रीलंका ऑपरेशन पर खासा काम किया है। वो अपने लेख स्ट्रेटजीज ऑफ स्टॉलमेट एक्सप्लेनिंग इंडियाज मिलिट्री इफेक्टिवनेस में लिखते हैं, असैनिक नेतृत्व की सबसे बड़ी असफलता थी इस बात पर ध्यान न देना कि सैनिक कार्रवाई से देश के राजनीतिक लक्ष्यों को किस तरह पूरा किया जा सकता है। एक और सैनिक इतिहासकार श्रीनाथ राघवन का मानना है कि सैनिक मामलों में राजनेताओं के दिलचस्पी न लेने और सूक्ष्म सवाल न पूछने की वजह से 1965 की लड़ाई बिना किसी फैसले के समाप्त हुई थी। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि सेना अध्यक्ष जनरल चौधरी और लेफ्टिनेंट जनरल हरबख्श सिंह के बीच सेना ऑपरेशन को लेकर काफी मतभेद थे, लेकिन राजनीतिक नेतृत्व ने मतभेदों को पाटने की कोई कोशिश नहीं की। 1971 की लड़ाई में पिछले अनुभवों से सबक लेते हुए डीपी धर को नीति नियोजन समिति का अध्यक्ष बनाया गया, जिनकी मुख्य भूमिका थी कूटनीतिक और सैनिक कार्रवाई के बीच सामंजस्य बैठाना। उनका काम उनके और थल सेना अध्यक्ष सैम मानेकशॉ के बीच बेहतरीन संबंधों की वजह से और आसान हो गया। दोनों ने 1947-48 के कश्मीर युद्ध में भी साथ काम किया था, लेकिन इस सब के बावजूद 1971 की लड़ाई भी विवादों से अछूती नहीं रह सकी। पूर्वी कमान के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल जे.एफ.आर. जैकब ने बीबीसी को बताया कि सेना मुख्यालय ने ढाका पर कब्जा करने का लक्ष्य ही नहीं बनाया था। उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य था, पूर्वी पाकिस्तान के एक बड़े से इलाके पर कब्जा करना, ताकि वहां पर बांग्लादेश की निर्वासित सरकार को पदासीन किया जा सके। 1971 युद्ध का आधिकारिक इतिहास लिखने वाले एस.एन. प्रसाद लिखते हैं कि दुर्घटनावश या किसी और वजह से भारत की युद्ध योजना लीक हो गई थी और पाकिस्तान के हाथ पड़ गई थी। इसलिए पाकिस्तानियों ने उसी के अनुसार अपनी रक्षण नीति बनाई, जिसमें ढाका के रक्षण के लिए उन्होंने बहुत संसाधन नहीं रखे, जिसका बाद में भारतीय सेना को फायदा भी मिला। 1971 युद्ध के आधिकारिक इतिहास में यह भी स्वीकार किया गया है कि आखिर तक भारतीय सेना के पास ढाका पर कब्जा करने के आदेश नहीं थे। 11 दिसंबर 1971 को कहीं जाकर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने तीनों सेना प्रमुखों को ढाका पर कब्जा करने के लिखित आदेश दिए। पश्चिमी मोर्चे पर ऑपरेशनल स्पष्टता न होने और रणनीतिक योजना पर भ्रम की स्थिति के कारण
छम इलाके में भारत को काफी जमीन गंवानी पड़ी थी। लड़ाई के बाद इंदिरा गांधी ने माउंटबेटन की सलाह पर अमल करते हुए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त करने के बारे में गंभीरता से सोचा। जनरल मानेक शॉ ने इस पद के लिए अपना दावा पेश किया, लेकिन एयर चीफ मार्शल पीसी लाल ने इसका भारी विरोध किया। स्टीवन विल्किंसन अपनी किताब आर्मी एंड द नेशन में लिखते हैं, पीसी लाल के विरोध से राजनेताओं और नौकरशाहों की जान में जान आई, क्योंकि वो पहले से स्थापित कमांड और कंट्रोल व्यवस्था को छेड़ने में झिझक रहे थे। वो सेना को राजनीतिक रूप से इतनी ताकत नहीं देना चाहते थे जिसकी वजह से सेना पर सरकार का नियंत्रण कम हो जाए। नतीजा ये हुआ कि सैम मानेकशॉ को यह पद नहीं मिल सका। जनरल कृष्णा राव के रिटायर होने के बाद जनरल एस.के. सिन्हा सबसे वरिष्ठ जनरल थे, लेकिन उनकी जगह इंदिरा गांधी ने जनरल ए.एस. वैद्य को नया सेनाध्यक्ष बनाया। बाद में कुछ हलकों में कहा गया कि ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि जनरल सिन्हा जयप्रकाश नारायण के बहुत करीब थे। जनरल एस.के. सिन्हा ने अपनी आत्मकथा चेंजिंग इंडिया स्ट्रेट फ्रॉम हार्ट में लिखा है, एक बार मैं पटना से दिल्ली हवाई जहाज से सफर कर रहा था। इत्तेफाक से जेपी की सीट मेरी बगल में थी। हम लोग बातें करने लगे। मैं उन्हें पहले से जानता था और जब वो उतरने लगे तो मैंने उनका ब्रीफकेस उनके हाथों से ले लिया। जनरल सिन्हा ने आगे लिखा, जेपी ने मना भी किया कि ये अच्छा नहीं लगेगा कि वर्दी पहने एक जनरल मेरा ब्रीफकेस लेकर चले। मैंने कहा, मैं जनरल होने के साथ साथ आपका भतीजा भी हूं। वो मुस्कुराए और उन्होंने अपना ब्रीफकेस मुझे पकड़ा दिया। जब हम हवाई अड्डे से बाहर आए तो मैंने वो ब्रीफकेस जेपी को लेने आए एक शख्स को पकड़ा दिया और उन्हें सैल्यूट कर उनसे विदा ली। अगले दिन जब मैं तत्कालीन सेनाध्यक्ष जनरल टी.एन. रायना से मिलने गया तो उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे बताया गया है कि आप जेपी के बहुत नजदीक हैं। एक अन्य मौके पर तत्कालीन वायुसेना अध्यक्ष ने जेपी का जिक्र करते हुए मुझसे पूछा था, क्या वो बुढ़ा आदमी अभी तक जिंदा है? मुझे उनका पूछने का ढंग और भाषा अच्छी नहीं लगी थी। मैंने तुरंत कहा कि ईश्वर की कृपा से भारत का महानतम व्यक्ति अभी भी जीवित है। इस बेबाकी का जनरल सिन्हा को नुकसान उठाना पड़ा जब समय आने पर उनकी अनदेखी की गई। सिन्हा ने 1 मिनट का भी समय न जाया करते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। राजीव गांधी के समय में अरुण सिंह रक्षा राज्य मंत्री थे। उनके अपने तीनों सेना प्रमुखों जनरल के सुंदर जी, एडमिरल तहिलियानी और एयर चीफ मार्शल डेनिस ला फोंटेन से बेहतरीन संबंध थे। इसका परिणाम यह हुआ कि नौकरशाही को लगने लगा कि उसको पर्याप्त महत्व नहीं दिया जा रहा है। पाकिस्तानी सीमा पर ब्रास टैक्स युद्धाभ्यास से भारत की रक्षा मामलों पर निर्णय लेने की क्षमता में कई कमियां देखी गई। कुछ लोगों ने तो यहां तक कहा कि इस बारे में प्रधानमंत्री राजीव गांधी तक को विश्वास में नहीं लिया गया। जनरल सुंदर जी को कई लोग भारत के बेहतरीन, महत्वाकांक्षी और विवादास्पद जनरल की संज्ञा देते रहे। 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान जनरल सुंदर जी ने पश्चिमी कमान के प्रमुख के तौर पर सरकार से वादा किया कि ये ऑपरेशन 1 दिन में पूरा हो जाएगा, लेकिन इसे पूरा होने में 3 दिन लगे और सेना को टैंकों तक का इस्तेमाल करना पड़ा। उसी तरह 1987 में भी उन्होंने एलटीटीई की लड़ाकू क्षमता का कम अंदाजा लगाया और यह दावा किया कि भारतीय सेना उन पर 2 हफ्ते में नियंत्रण पा लेगी। भारतीय सेना एलटीटीई पर कभी नियंत्रण नहीं पा सकी। इन्हीं कारणों की वजह से राजीव गांधी का जनरल सुंदर जी से विश्वास उठ गया। बाद में ए.जी. नूरानी ने फ्रंटलाइन पत्रिका में लिखे लेख शॉकिंग डिस्क्लोजर्स में लिखा। जनरल दीपेंद्र सिंह के अनुसार सामान्य दिनों में सेना अध्यक्ष और प्रधानमंत्री के बीच
तालमेल की कमी अवांछित है, लेकिन अगर आपात स्थिति में ऐसा हो जाता है तो हालात और गंभीर हो जाते हैं। मुझे नहीं पता कि प्रधानमंत्री और सुंदर जी के बीच ऐसे हालात क्यों पैदा हुए। मुझे इतना पता है कि जब मैंने सुंदर जी से पूछा कि हमारे दृष्टिकोण को प्रधानमंत्री के सामने क्यों नहीं ढंग से रखा जा रहा, तो उनका जवाब था, वो सुनता ही नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी ने सत्ता में आने के कुछ दिनों के भीतर ही भूमिगत परमाणु परीक्षण के आदेश दिए, लेकिन इसके बारे में तीनों सेना प्रमुखों को अंतिम क्षण पर जानकारी दी गई। उनके ही कार्यकाल में वाइस एडमिरल हरिंदर सिंह को उप नौसेना अध्यक्ष बनाने के मुद्दे पर सरकार का विरोध करने के लिए नौसेना अध्यक्ष एडमिरल भागवत को बर्खास्त कर दिया गया। कारगिल युद्ध के दौरान वाजपेयी के नियंत्रण रेखा न पार करने के आदेश की वजह से भारतीय सेना को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। पीआर चारी और स्टीफन कोहेन अपनी किताब 4 क्राइसिस एंड पीस प्रोसेस में लिखते हैं, शुरू में सेना प्रमुखों ने इन बंदिशों का पालन किया, लेकिन जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ी उनके अपने ही अफसर इसकी आलोचना करने लगे और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड ने भी उन पर दबाव डालना शुरू कर दिया। लेकिन वाजपेयी ने तब भी अपना फैसला बदला नहीं, लेकिन तोलोलिंग की लड़ाई जीतने के बाद उन पर नियंत्रण रेखा पार करने का दबाव कम पड़ गया। मनमोहन सिंह के जमाने में भारत और पाकिस्तान सियाचिन के मुद्दे को सुलझाने के काफी नजदीक आ गए थे, लेकिन सेना के विरोध के कारण इसका समाधान नहीं पाया जा सका। एजी नूरानी फ्रंटलाइन पत्रिका में छपे अपने लेख टॉकेटिव जनरल्स में लिखते हैं, सेना के विरोध का पूर्वानुमान लगाते हुए मनमोहन सिंह ने उन सभी जनरलों को आमंत्रित किया जिन्होंने सियाचिन में कभी न कभी सैनिकों को कमांड किया था। उन्होंने उनसे सियाचिन के विसैन्यीकरण पर उनके विचार मांगे। इस बैठक में जनरल जे सिंह ने सरकार की पहल का विरोध किया और इस संवेदनशील मुद्दे के समाधान की सारी कोशिशों पर पानी फेर दिया। श्याम सरन अपनी किताब कौटिल्य टू द 21st सेंचुरी हाउ इंडिया सीज द वर्ल्ड में लिखते हैं, शुरू में जनरल जे सिंह इस प्रस्ताव के समर्थन में थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि मंत्रिमंडल के कुछ सदस्य और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार M.K. नारायणन इसका विरोध कर रहे हैं, तो उन्होंने अपना रुख बदल दिया। वर्ष 2012 में तत्कालीन सेना अध्यक्ष जनरल VK सिंह के जन्म सर्टिफिकेट के मामले ने बहुत तूल पकड़ा था। वो इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक लेकर गए, लेकिन जब कोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया तो उन्होंने केस वापस ले लिया। अपना कार्यकाल समाप्त होने के बाद वो राजनीति में आ गए और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा और मोदी मंत्रिमंडल में मंत्री भी बने। नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल में दो जनरलों प्रवीण बख्शी और पीएम हरीश की वरिष्ठता को नजरअंदाज करके जनरल विपिन रावत को सेनाध्यक्ष बनाया गया। यही नहीं, जब उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया तो उन्हें भारत का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बना दिया गया। अभी तक ये परंपरा चलती आई है कि सेना में काम कर रहा कोई जनरल राजनीतिक बयानों से अपने आप को बचाता है, लेकिन कई जनरलों ने अपने कार्य क्षेत्र से बाहर जाकर सरकार के फैसलों के समर्थन में खुले तौर पर अपनी राय जाहिर की है। टीकाकारों का मानना है कि इस बयानबाजी से सेना की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हुए हैं, जिसे आजादी के 73 सालों बाद भी भारतीय सेना ने करीने से सहेज कर रखा है। 2019 के बालाकोट हमले के बाद चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों को पत्र भेजकर अनुरोध किया था कि चुनाव प्रचार में सैनिक चित्रों और प्रतीकों का इस्तेमाल नहीं किया जाए, लेकिन जमीनी स्तर पर इसका कोई खास प्रभाव देखने में नहीं आया। एक मुख्यमंत्री ने तो भारतीय सेना को मोदी सेना तक की संज्ञा दे डाली।